24 नवंबर 2019 की रात उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक परिवार जो साधारण जीवन जी रहा था, एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में अपने छोटे से घर में रहता था। इस घर का सबसे बड़ा सदस्य 35 साल का इरफान अहमद बुनाई का काम करता था, जबकि उसकी 30 साल की पत्नी एक हाउसवाइफ थी। उनके परिवार में एक 10 साल की बेटी और 4-5 साल के 2 छोटे बेटे थे। किसी को भनक तक नहीं थी कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे उन्होंने कभी इमेजिन तक नहीं किया था। अब जैसे ही उस रात पूरा परिवार गहरी नींद में सोया, अचानक उनके घर पर एक तूफान ने दस्तक दिया जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यह तूफान कोई और नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था जिसने वहशीपन की सारी हदें पार कर दी, जिसने इस परिवार के 3 मेंबर्स की ब्रूटल तरीके से हत्या की और उसी परिवार के 2 बच्चों पर जानलेवा हमला किया। इस हीनस क्राइम ने पूरे इलाके में खौफ और दहशत का माहौल बना दिया। लेकिन जब इस क्रूरता के पीछे की छुपी सच्चाई सामने आई तो उसने सभी को हैरान कर दिया। यह कहानी उस रात के अंधेरे का सच है जिसने न केवल एक परिवार को तबाह किया बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक इंसान कितना गिर सकता है। क्या हुआ उस रात, कैसे कुछ ही घंटों में एक खुशहाल परिवार की पूरी दुनिया उजड़ गई। लेट्स ब्रेकिंग डाउन द आजमगढ़ मर्डर एंड रेप केस। 24 नवंबर की रात स्क्रीन पर दिख रहा यह शख्स खामोशी से इरफान के घर का दरवाजा खटखटाता है। अब जैसे ही इरफान ने दरवाजा खोला, सामने खड़े इस व्यक्ति ने बिना किसी देरी किए उस पर कई बार ईंट से वार किया। वार इतनी तेज और अनप्रेडिक्टेबल थी कि इरफान को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हमलावर ने एक के बाद एक ईंट से लगातार कई बार वार किए। इरफान दर्द से कहराते हुए खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावर के लगातार वार से वह जमीन पर गिर पड़ा। गिरने के बाद भी वह ब्रूटल शख्स रुका नहीं। ईंट से बार बार वार करते हुए उसने इरफान को बुरी तरह घायल कर दिया। कुछ ही पलों में इरफान की सांसें थम गई। वह फर्श पर खून से लथपथ पड़ा रहा। यह सब होते हुए देख इरफान की पत्नी डर और घबराहट से दौड़ती हुई वहां पहुंची, लेकिन इस शख्स ने उस पर भी ईंट से हमला कर दिया जिससे वह बुरी तरीके से घायल हो गई। इसी बीच उनका 4 साल का मासूम बच्चा अपने माता पिता की इस हालत को देखकर रोता हुआ उनके पास दौड़ा, लेकिन उस दरिंदे ने मासूम पर भी कोई रहम नहीं किया। उसने उस छोटे से बच्चे पर भी ईंट से वार किया और वह चोट इतनी घातक थी कि बच्चे की मौके पर वही मौत हो गई। लेकिन उसका यह क्रीपी खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उसकी नजर 9 साल की बच्ची और एक छोटे मासूम बच्चे पर पड़ी। उसने उन पर भी ब्रूटल तरीके से हमला किया और उन्हें भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले के बाद इरफान की पत्नी दर्द से तड़प रही थी। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, लेकिन वह इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह खुद को हिला भी नहीं पा रही थी। लेकिन वो आदमी जिसने पहले ही उसके परिवार को तबाह कर दिया था वहीं खड़ा रहा, मानो उसकी हैवानियत अभी खत्म नहीं हुई थी। वो वहां से जाने का नाम तक नहीं ले रहा था। उसने अपना फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग पर सेट कर दिया। उसकी आंखों में न दया थी न ही कोई ह्यूमैनिटी। वह घायल और बेबस महिला के पास आया जो अपनी जगह से हिलने तक की ताकत खो चुकी थी। उसके चेहरे पर दर्द और बेबसी के अलावा कुछ नहीं था। उसने जो किया वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। उसने उस महिला के साथ बर्बरता से दुष्कर्म किया। उसकी चीखें, उसकी बेबसी सब कुछ कैमरे में कैद हो रही थी, लेकिन वो दरिंदा अपनी ब्रूटालिटी में पूरी तरीके से डूब चुका था। उस वहशी ने अपनी हर क्रूरता को कैमरे में कैद कर लिया, जैसे उसे अपने अपराधों पर गर्व हो। यह दृश्य इतना भयानक था कि इसे सुनने मात्र से ही रूह कांप उठे। लेकिन उसकी क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। उसका मन अभी भी नहीं भरा था। उसकी नजर अब उनकी 9 साल की बेटी पर पड़ी। उसने उसे भी नहीं छोड़ा। वह आदमी वहां लगभग 3 घंटे तक रुका रहा और उसने माँ और बेटी के साथ कई बार गलत काम किए। और अब जब उसका मन भर गया तो उसने उन पर कपड़ा डालकर उन्हें नेक्ड कंडीशन में छोड़कर वहां से चला गया। यह दृश्य इतना भयानक और दिल दहला देने वाला था कि वर्ड में उसे बयान करना काफी डिफिकल्ट होगा। उस आदमी की ब्रूटलिटी ने उस रात को एक खौफनाक यादगार बना दिया जो आज तक उस घटना से जुड़े हर इंसान के मन में ताजा है। उसका बिहेवियर और किए गए काम ने एक ऐसी छाप छोड़ दी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगली सुबह जब गांव वालों ने इस भयानक दृश्य को देखा तो गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और अब इस घटना की जानकारी जब इरफान की भाई को दी गई तो वह तुरंत घर पहुंचा।
जैसे ही वह घर पहुंचा उसकी नजर खुले दरवाजे पर पड़ी। अंदर कदम रखते ही जो दृश्य उसने देखा उसने उसको झकझोर कर रख दिया। अंदर जाते उसकी नजर सबसे पहले अपने भाई इरफान अहमद की बॉडी पर पड़ी। उसके जस्ट बगल में ही उसकी पत्नी और 4 साल के मासूम बच्चे की भी बॉडी पड़ी हुई थी। यह सब देखकर उसका दिल दहल गया। अब उसकी नजर 2 घायल बच्चों पर पड़ी जिनकी सांसें अभी भी चल रही थी। वह उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसने उन दोनों बच्चों को भर्ती किया और फिर उसने इस दर्दनाक घटना की FIR मुबारकपुर थाने में दर्ज करवाई। पुलिस तुरंत क्राइम स्पॉट पर पहुंची और एविडेंस कलेक्ट करने में जुट गई। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया जिसने मौके पर कॉन्डोम, कॉन्ट्रासेप्टिक टैबलेट के पैकेट्स, फिंगरप्रिंट्स एंड टेंटेटिव ब्लड एंड सीमेंस लेके कपड़े कलेक्ट किए और फिर पुलिस इस मामले की जांच शुरू करते हुए तुरंत अस्पताल पहुंची। अस्पताल पहुंचने पर उन्होंने पाया कि 9 साल की बच्ची अभी भी बेहोशी की हालत में थी, जबकि 5 साल का बच्चा जो थोड़ी सी होश में था। पुलिस ने उस बच्चे से स्टेटमेंट लेने की कोशिश की जिससे उसने एक दाढ़ी वाले आदमी का नाम बताया। पुलिस ने बिना किसी देरी किए उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला जिससे केस और भी पेचीदा हो गया। ऑलमोस्ट 8 दिन बाद जब बच्ची को पूरी तरीके से होश आया और पुलिस ने उससे स्टेटमेंट लिया तो उससे पुलिस को एक आदमी की आइडेंटिटी मिली। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इरफान का ही एक स्टेप ब्रदर 38 साल का ममेरा भाई नसीरुद्दीन था। दूसरी ओर नसीरुद्दीन ने उस रिकॉर्डेड वीडियो को अपनी भाभी को दिखा दिया जिससे ये बात और भी फैल गई। देखो जब कपड़ा पहनी है शादिया इरफान की औरत तब भी हम वीडियो बनाए हैं, उसके बाद भी बनाए हैं। पुलिस तुरंत नसीरुद्दीन के घर पहुंचकर उसे अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने उसका DNA टेस्ट कराया और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद ली जिससे उसकी इस घटना में इन्वॉल्वमेंट की पुष्टि हुई। हालांकि उसके पास उसका मोबाइल नहीं था जो इस मामले में सबूत के लिए काफी इम्पोर्टेंट एविडेंस हो सकता था। पुलिस ने उससे इंक्वायरी की तो उसने बताया कि उसने अपने फोन को पास के नदी में फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस ने गोताखोरों को बुलाया और नदी से उसका मोबाइल फोन को ढूंढ निकाला। फोन मिलने के बाद पुलिस ने प्रेस को बुलाया और इस घटना की जानकारी दी। नसीरुद्दीन ने प्रेस के सामने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। हो जाएगा मेरा काम। क्या हो जाए? ईंट मारा था जी मैंने उसके साथ। हैरानी की बात यह थी कि उसे अपने किए पर जरा भी गिल्ट नहीं था। उसने बिना किसी हेजिटेशन के इस हीनस एक्ट को एक्सेप्ट किया और अब एसपी त्रिवेणी सिंह ने प्रेस को उससे रिलेटेड कुछ और जानकारी दी। नसीरुद्दीन पहले अपने वाइफ के साथ हरियाणा में रहकर नौकरी करता था, लेकिन हरियाणा में रहते हुए वो अक्सर दिल्ली के रेड लाइट इलाकों में जाया करता था। उसकी हवस और दरिंदगी से परेशान होकर उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था। पत्नी के छोड़ने के बाद नसीरुद्दीन इधर उधर भटकते हुए अपने शिकार की तलाश में लगा रहता था। पुलिस ने उसे एक हाइपर सेक्सुअल साइकोपैथ बताया जिसकी मानसिक स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी थी और पुलिस ने उस पर IPC की कई धाराएं लगाई। IPC सेक्शन 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर, IPC सेक्शन 376 पनिशमेंट फॉर रेप, IPC सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर एंड पॉक्सो एक्ट 2012 सेक्सुअल असॉल्ट ऑन माइनर। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक वीक के अंदर ही पूरी इन्वेस्टिगेशन की चार्जशीट तैयार की और इसे कोर्ट में सबमिट कर दिया। इस केस का ट्रायल कोर्ट में शुरू हुआ। जज रामेंद्र प्रसाद ने अपना जजमेंट सुनाया। नसीरुद्दीन को कोर्ट में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा दी गई, साथ ही उस पर 9 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। जज रामेंद्र कुमार ने अपनी 66 पेज के जजमेंट में इस घटना को बेहद क्रूएल एंड इनडिस्क्राइबेबल बताया। नसीरुद्दीन को मिली यह सजा न केवल न्याय का एक मिसाल था, बल्कि यह समाज के लिए संदेश था कि ऐसे जघन्य अपराधों की समाज में कोई जगह नहीं होगी। नसीरुद्दीन जिसने इरफान और उसके परिवार के साथ जो कुछ किया वह इतना भयानक और अमाननीय था कि उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। नसीरुद्दीन एक ऐसा शख्स था जिसने न केवल हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया, बल्कि उसने मासूम बच्चों और महिलाओं के साथ जो कुछ किया वो मानवता को शर्मसार कर देने वाला था। ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें।